आज चारों ओर इसी बात की चर्चा है और तमाम वीडियोस भी यूट्यूब पर आ रहे हैं कि टूर एंड ट्रैवल सेक्टर के बाद अगर किसी सेक्टर को बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है इस कोरोना की वजह से, तो वो है रियल एस्टेट सेक्टर। यदि हम स्टॉक मार्केट की ओर देखें तो वो भी इसी बात की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि मात्र एक महीने में 16 मार्च से 16 अप्रैल के बीच में निफ्टी ने 1500 अंकों की ऊंची छलांग लगाई। और इतना ही नहीं, गोल्ड की ओर अगर हम देखते हैं तो फिर पता चलता है कि एक माह में 40 से 47 हजार तक की ऊंची छलांग गोल्ड ने भी लगाई। और ये सभी बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से लोग गोल्ड और स्टॉक मार्केट को अपनी पसंद बना रहे हैं। और यहाँ पर एक सीधा सा रीजन ये भी है कि वहां पर ऑनलाइन सुविधा भी है। लोग प्रॉपर्टी में दो तरीके से पैसे लगाते हैं, एक अपनी जरूरत के लिए और दूसरा इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस से लोगों का रुझान थोड़ा सा स्टॉक मार्केट और गोल्ड की ओर बढ़ने से इसका प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा सा बुरा असर पड़ेगा। दूसरी ओर जरूरत की अगर हम बात करें, उसमें भी लोग अपनी जरूरतों को अल्प विराम देने वाले हैं। इसलिए प्राइमा फेसी तो यही समझ में आता है कि प्रॉपर्टी मार्केट पर या रियल एस्टेट पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है। अर्थात रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी आना तो तय, लेकिन यहाँ हम रियल एस्टेट को हाउसिंग और प्लॉटिंग दोनों सेक्टर को अलग कर देंगे, क्योंकि हाउसिंग में कोई ना कोई बड़े पैकेज का ऐलान सरकार कर ही देगी। और आरबीआई ने 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट करके इस ओर एक इशारा भी कर दिया। और बैंक इसे अपने कस्टमर को पास ऑन भी करेंगे, क्योंकि इस समय बैंकों के पास लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। और सरकार को रियल एस्टेट के लिए विशेष पैकेज इसलिए भी लाना होगा क्योंकि बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए रियल एस्टेट बहुत बड़ा सहायक है। क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला कोई सेक्टर है तो वो है रियल एस्टेट। आइए अब हम इसके मूड और बिहेवियर की बात करते हैं। अक्टूबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद जीएसटी और फिर उसके बाद रेरा के आने से 2017 में तो ऐसा लगा मानो कि ये सेक्टर एकदम से ठप पड़ गया। लेकिन कुछ समय के बाद ही 2017 के बाद ही 18-19 में इस सेक्टर ने इतनी बढ़िया तरीके से वापसी की। भले ही इसने अपनी 2012 की ऊंचाई को न छुआ हो, लेकिन 2018-19 में सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। इस बात से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ समय के लिए हम इस सेक्टर की रफ्तार को रोक लें, पर इसमें मंदी बहुत समय तक कायम नहीं रह सकती। कुछ समय तक ये सेक्टर भले ही कंसोलिडेशन के फेज में रहे, लेकिन 2021 में ये अपनी उसी शानो शौकत के साथ पुनः वापसी करेगा। ये समय न तो हाथ पर हाथ रखकर लॉकडाउन के खत्म होने का इंतजार करने का है और न ही ये सोचकर परेशान होने का कि आगे सब कुछ कैसे चले। ये समय बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाने का और शानदार प्लानिंग करने का है। पहले मैं 3 बातों पर विशेष फोकस करता था, और वो ये कि लैंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और सेल्स टीम मैनेजमेंट। लेकिन आज एक और बात पे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि इसके साथ ही क्लाइंट मैनेजमेंट ये भी हमारे लिए आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये संभव है अपनी टीम के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के दम पर। क्योंकि पहले क्या होता था कि यूजुअली हम अपनी क्लाइंट को एसोसिएट के भरोसे पर छोड़ देते थे। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ लैंड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पर होता था। और तीसरा जो है उसकी अगर हम चर्चा करें वो टीम मैनेजमेंट और क्लाइंट मैनेजमेंट कैसे होगा, ये हमारी अपनी सेल्स टीम के साथ बेहतरीन तालमेल बैठा करके ही हम अच्छा क्लाइंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये समय अपनी टीम के साथ बराबरी से खड़ा होने का है। उनको इस बात का एहसास दिलाने का है कि आपका सारा फोकस सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर ही नहीं, बल्कि आपको अपने लोगों की परवाह है।
अब आपका बिजनेस आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के दम पर नहीं चलेगा। आपको इस बात से उबरना होगा कि आपकी पास्ट में परफॉर्मेंस क्या रही। 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए। आज की स्ट्रेटजी आपको जो बनानी होगी, अब जो है समय वो इस बात का है कि आपकी प्रेजेंट स्ट्रेटजी और फ्यूचर पोटेंशियलिटी क्या है। अब शुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण या मुनाफे की रणनीति, इस पर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपका बिजनेस डिपेंड करेगा आपकी इमोशनल क्वोशंट पर, कि आप अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ इस विपरीत परिस्थिति में कैसे खड़े हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में आपने अपने अपनों का कितना ध्यान रखा। इस संघर्षपूर्ण समय में क्या आपने उनसे दूरी बना ली या आप बराबर से उनके साथ खड़े रहे। और यदि आप उनके साथ बराबरी से खड़े रहे तो क्या आपने उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि भाई बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं।